मेरा नाम अयमन है। मेरे अब्बा एक मामूली से दर्जी थे, लेकिन इनके अंदर जो खुददारी थी वो मैंने आज तक किसी बड़े से बड़े आदमी में नहीं देखी। हमारा मोहल्ला पुराना था, गलियां तंग और मकान छोटे। हम 3 कमरों के घर में रहते थे, जिसे चच्ची अक्सर एहसान कहकर याद करवाती थी। अगर हम ना होते तो तुम लोग सड़क पर होते, वो बार बार कहती थी। मैंने बचपन से इनकी जबान में जहर घोला देखा है, पर अब्बा भी जवाब नहीं देते थे। इनकी खामोशी मेरे लिए हमेशा एक पहेली रही है, और शायद एक जख्म भी। अब्बा सुबह सवेरे सिलाई मशीन के पास बैठ जाते। एक छोटा सा कमरा इनकी वर्कशॉप पर था। वहां धागे की महक, कतरनों का शोर और अब्बा के पसीने की खुशबू बसी हुई थी। कपड़े सीते जाते और साथ साथ दुआएं भी देते जाते। मेरी बेटी बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह, वो अक्सर कहते जब मैं कोने में बैठकर किताबें पढ़ती। अब्बा, क्या वाकई हम बहुत गरीब हैं? नहीं बेटा, हम बस अमीर नहीं हैं। फर्क समझो। मैंने कोशिश की, पर समझने में साल लग गए। हमारे चिच्चा अब्बा के छोटे भाई गैर कानूनी तरीके से यूरोप चले गए थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने जाने के लिए अम्मा के जेवर और अब्बा की सिलाई मशीन बेच दी थी। अब्बा ने फिर से नई मशीन खरीदी, मगर किसी से कुछ न कहा। वो सच हमेशा के लिए इनकी आंखों में छुप गया। कुछ सालों में चिच्चा ने बहुत पैसा कमा लिया। लंबी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे मोबाइल, सब कुछ। इनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते, अंग्रेजी बोलते और हर ईद पर नया शहर घूमने जाते। हम सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स थे। मेरा यूनिफॉर्म अक्सर प्योन ज़दा होता था। जूते अम्मा हर हफ्ते पॉलिश करती थी ताकि नए लगे। मैं अपनी उम्र से पहले समझदार हो गई थी। चच्ची का रवैया सबसे कठिन था। वो जब कभी हमारे घर आती, आंखों में हकारत होती। एक बार कहने लगी, ऐमन, तुम लोग भी कुछ बन जाओ ताकि हम एहसान करना छोड़ दें। हर वक्त के फकीर। मैंने जवाब न दिया, पर मेरे दिल में कुछ लगने लगा। मेरे चिच्चा के घर में हर वक्त रौनक होती, महंगी दावतें, कीमती तोहफे और चच्ची का गुरूर। एक बार हम चिच्चा के घर गए। अब्बा साथ थे। चच्ची ने दरवाजे पर ही कहा, जूते बाहर उतार दे, हमारे फर्श गंदे हो जाएंगे। अब्बा ने कुछ न कहा, जूते उतारे और अंदर चले गए। वो दिन मेरे लिए मैं नौकरदार कील की तरह व्यस्त हो गया। इस दिन मैंने खुद से वादा किया था, एक दिन मैं ऐसा मुकाम हासिल करूंगी जहां ये लोग मेरे दरवाजे पर जूते उतारेंगे। रातों को जाकर पढ़ती थी। दिए के लोकम पढ़ती तो मैं खुद को रोशनी बना लेती। अम्मा सोते वक्त अक्सर मेरे सर पर हाथ फेरती और कहती, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे ताकि तुम्हारे अब्बा सर उठाकर जी सके। ये दुआ मेरे लिए ज़्यादा राह बन गई। कई बार दिल हारने को आया, लेकिन अब्बा की खामोश कुर्बानियां मुझे थाम लेती थी। चिच्चा की आसाइश, चच्ची की तजलील, स्कूल के दोस्तों का मजाक, सब कुछ झेल गई, पर ख्वाब नहीं छोड़ा। अम्मी की सबसे बड़ी परेशानी बिजली का बिल नहीं होता था, बल्कि चच्ची के ताने होते थे। अपने बच्चों को संभालो, हर वक्त हमारे बच्चों की चीजों पर नजर रखते हैं। तुम लोग फकीर हो, फकीर ही रहोगे। चच्ची ने एक दिन अब्बा के सामने कहा, जब मैं और मेरी छोटी बहन इनके बच्चों के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। अब्बा ने सर झुका लिया। मैंने फौरन बहन का हाथ पकड़ा और वहां से उठ आई। मैं समझ गई थी कि यह हमारे लिए जगह नहीं, न दिल में न घर में। अब्बा हर जुम्मे को चच्ची के घर कुछ न कुछ दे आते, कभी फ्रूट, कभी सिलाई शुदा कपड़े। मैंने एक बार पूछा, अब्बा, जब वो हमें जलील करते हैं आप फिर क्यों जाते हैं? अब्बा ने बस इतना कहा, रिश्ते पैसे से नहीं, ज़रफ़ से निभाए जाते हैं। ज़रफ़ ये लफ्ज़ मेरे लिए उस उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन उसका मतलब मैं हर दिन सीख रही थी। चच्ची ने एक दिन सबके सामने ये भी कह दिया, मेरा शौहर यूरोप में है, कमा कर भेजता है, तो तुम्हारे अब्बा तो यही कपड़े सीकर बामुश्किल गुजारा करते हैं। इस दिन अम्मा ने पहली बार जवाब दिया, कपड़े सीना बुरा काम नहीं, हमारे बच्चे किसी के सहारे पल नहीं रहे। चच्ची ने नाक चढ़ा ली, जैसे इन्हें हमारी बातों से बदबू आती हो। एक दिन अयान ने मेरे हाथ में उर्दू की किताब देखकर कहा, वाह, उर्दू ये भी कोई पढ़ने की चीज है? हम तो अब फ्रेंच भी सीख रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, जबान कोई भी हो, इल्म अगर हो तो हर जबान मुअत्तबिर है। वो हंसा, ये सब छोटे लोग ही कहते हैं। मुझे इस दिन अंदाजा हुआ कि वो सिर्फ हमारे वसाइल पर नहीं, बल्कि हमारे ख्वाबों पर भी हंसते हैं। इसी साल चच्ची ने पूरे खानदान को दावत पर बुलाया। हमारे घर एक कार्ड भी ना आया। अम्मा ने चुप रहने को कहा, लेकिन मैं जानती थी ये खामोशी अंदर कुछ तोड़ रही है। दावत के अगले दिन जब हम गए तो चच्ची ने दरवाजे पर कहा, हमें नहीं पता था तुम लोग बुलाने पर आओगे।
वैसे भी हमारी दावत का खाना कम पड़ जाना था। हम वापस आ गए, मगर मैंने तब एक और फैसला किया, हर जिल्लत हर ताना मेरे लिए सीढ़ी बनेगा। अम्मी अक्सर चच्ची की बातों पर अफसरदा होती। एक दिन मैंने इनके पास बैठकर कहा, अम्मा, हम इन जैसे नहीं बनना चाहते, लेकिन हमें साबित करना है कि हम कम नहीं। अम्मी ने मेरा माथा चूमकर कहा, रब तुम्हें हिम्मत दे। इस दिन के बाद मैंने अपनी तालीम को इबादत समझ लिया। मैंने फैसला किया कि सरकारी स्कूल की तालिबा होकर भी मैं अपना नाम बनाऊंगी। मुझे इन सबको दिखाना है कि फकीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा ना हो, बल्कि वो होता है जो ज़रफ से खाली हो। मैट्रिक का रिजल्ट आया, मैं पास हो गई थी। सादा सी मार्कशीट, सादा सा कागज, लेकिन मेरे लिए जैसे किसी खजाने की चाबी हो। अम्मा ने माथे पर हाथ रखकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें और भी तरक्की दे बेटा। अब्बा थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, बस अब आगे सोचना है बेटी। लेकिन सवाल ये था, आगे कैसे? घर में पहले ही गैस, बिजली और राशन का खर्च मुश्किल से पूरा होता था। कोचिंग क्लासेस, कॉलेज की फीस, किताबें, ये सब हमारे लिए ख्वाब जैसे थे। अब्बा की नजरें मेरी फाइलों पर ठहरती तो एक बोझ सा नजर आता। मैंने ये बोझ हल्का करने का फैसला किया। अब्बा, मैं खुद ही तैयारी करूंगी, आप फिक्र न करें। अब्बा ने मेरी आंखों में देखा, जैसे परख रहे हो क्या मैं वाकई कर सकूंगी। फिर आहिस्ता से बोले, जो भी करो पूरे दिल से करना। मैंने घर के कोने वाले कमरे को अपनी पढ़ाई की जगह बना लिया। वही पुराना सा पंखा, एक लकड़ी की मेज और एक टूटा हुआ स्टूल। मैंने एक रजिस्टर पर बड़े हरूफ में लिखा, ख्वाब अधूरे नहीं छोड़े जाते। अब्बा के एक दोस्त की बेटी नायाब, जो एफए कर रही थी, कभी कभार पढ़ने आ जाए। इसके पास कुछ पुरानी किताबें थी जो इसने मुझे दे दी। हम मिलकर मुतालिया करते, सवालात बनाते और एक दूसरे से पूछगिछ करते। नायाब हंसती, ऐमन तुम तो बड़ी टीचर बन सकती हो। मैं हंसते नहीं, मुझे अफसर बनना है। एक दिन मैंने नायाब से पूछा, क्या सीएसएस सिर्फ अमीरों के लिए होता है? इसने कहा, नहीं, मगर वसाइल उनके पास ज्यादा होते हैं। तुम्हारे पास जज्बा है और ये सबसे बड़ी ताकत है। मैंने इस दिन फैसला कर लिया कि मेरा ख्वाब सीएसएस है। अब सिर्फ ख्वाहिश नहीं, मकसद था। मैं कहती, अभी नहीं अम्मा, अभी वक्त नहीं हुआ रुकने का। चच्ची को जब पता चला कि मैं पढ़ाई जारी रख रही हूँ, तो उन्होंने फिर से एक तीर फेंका, फकीर लोग अफसर बनने के ख्वाब न देखा करें, नींदें हराम हो जाती हैं। इस बार मैं खामोश न रही। मैंने कहा, ख्वाब वही देखता है जो जागता है, सोते हुए तो सिर्फ साए आते हैं। चच्ची कुछ लम्हे खामोश हो गई, लेकिन उनकी नजरों में हंसी छुपी हुई थी। मुझे मालूम था वो हंस रही हैं, मगर वक्त आएगा जब यही हंसी शर्मिंदगी में बदलेगी। सीएसएस की तैयारी एक अलग ही दुनिया थी। हर दिन एक नई चीज सीखनी पड़ती। तारीख, जोग्राफिया, अंग्रेजी, माशियत, सब कुछ। बाज़े औक़ात दिमाग सुन्न हो जाता तो छत पर जाकर आसमान को देखती, खुद से कहती, एक दिन ये सीख शहरनुमा आसमान भी छू लूंगी। हमारे मोहल्ले के करीब से एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ जरूरी के हर जरूरी की हर चीज मिलती थी। वहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, पर फायदा ये था कि हमारे मोहल्ले के करीब थी। अम्मा मुझे पैदल छोड़ आती और फिर चंद घंटों बाद वापस ले आती। मैंने रोज वहाँ जाना शुरू किया। छोटी सी जगह थी पर खामोश। वहाँ एक बार एक साहब ने मुझे देखा, बोले, बेटी रोज आती हो, क्या कर रही हो? मैंने कहा, सीएसएस की तैयारी। वो हंसे, हिम्मत है तुम में, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, अगर भी कुछ समझ न आए तो पूछ लेना। ये छोटे छोटे लोग मेरे सफर के बड़े सुतून बन गए। फिर मैंने रोज एक आदत अपनाई, हर दिन एक छोटा सा मकसद तय करती और इसे मुकम्मल करती। कभी अंग्रेजी का एक नया लफ्ज, कभी पाकिस्तान की इसे तारीख का एक अहम वाकया, कभी अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में मालूमात। अब्बा के कभी कभार मेरे नोट्स देखते, फिर नजरें फिर लेते। मैं जानती थी वो फख्र महसूस करते हैं, पर जाहिर नहीं करते। एक दिन मैंने इनसे कहा, अब्बा, जब मैं अफसर बन जाऊंगी तो सबसे पहले आपके लिए नई और जदीद टेक्नोलॉजी की सिलाई मशीन खरीदूंगी। अब्बा मुस्कुराए, सिलाई मशीन नहीं, बस दुआ करना कि मेरी बेटी अपनी मंजिल पर पहुंची। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि अब्बा मेरी कामयाबी से ज्यादा मेरे इरादे से खुश हैं। यही इरादा मेरी असल ताकत था। अब मैं सिर्फ इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रही थी, मैं अपने पूरे वजूद को इस खौफ के मुताबिक ढाल रही थी। मैं ये काम दर्जी की बेटी थी, लेकिन मेरे अंदर गैर मामूली हौसला जाग चुका था और एक दिन यह हौसला दुनिया के सामने आने वाला था। नायाब के साथ पढ़ाई का मामूल मजबूती से चल रहा था। रोज की मिश्क लाइब्रेरी की हाजिरी मेरी जिंदगी का मुस्तकबिल हिस्सा बन गई थी। हर दिन कुछ नया सीखती, हर हफ्ता एक नए मौजू पर खुद से टेस्ट लेती।
जैसा कोई मुकाबला मेरे और वक्त के दरमियान चल रहा हो। नायाब के पास टच मोबाइल भी था। इसके घर के हालात बेहतर थे, घर में वाईफाई भी था। मैंने अब्बा से इजाजत ली और इसके घर जाकर इंटरनेट से चीजें निकाल कर पढ़ना शुरू कर दी। हर रोज 1 घंटे के लिए मैं इसके मोबाइल पर मुख्तलिफ चीजें सर्च करती, कुछ बुनियादी जनरल नॉलेज, हालात, हाजिरा और अंग्रेजी के नोट्स जमा करने लगी। वो घंटा मेरे दिन का सबसे कीमती वक्त होता। नायाब ने मेरे इस सफर में मेरी बेहद मदद की थी। मैं वापस आकर रात को नोट्स की कॉपियां खुद बनाती। अम्मा कई बार कहती, बेटा थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, मगर मेरा यही जवाब होता कि अगर आज आराम किया तो पूरी जिंदगी बेआराम हो जाऊंगी। घर में अम्मा मेरे साथ थी। मेरी चची की जबान दिन ब दिन और तेज होती जा रही थी। एक दिन जब अब्बा कपड़े देने इनके घर गए तो वापसी पर इनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने कुछ ना पूछा, मगर शाम को चची की आवाज गली में गूंजी, हमें तो यूरोप में बैठे शौहर ने हर आसाइश दी है और एक वो भाई है जो अब तक मोहल्ले की गली में सिलाई मशीन चलाते हैं। अब्बा दरवाजे के पास बैठे थे। उन्होंने सिर्फ नजर झुका ली। मैं चुप रही, पर दिल में कुछ और झुकने की बजाय उठ खड़ा हुआ। मुझे अब खामोशी सहनी नहीं थी। एक दिन चची की बेटी मरियम मेरे पास आई, बोली, अम्मी कह रही थी कि तुम किताबें लेकर लाइब्रेरी क्या करती हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारे जैसे लोग तो घरों में बर्तन धोने के काम आते हैं। मैंने कहा, मैं बर्तन भी धो लूंगी और तुम्हारी सोच भी, मगर वक्त आने पर वो हंसी सोच नहीं हकीकत है। तुम लोग जितना मर्जी पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग हमेशा नीचे ही रहते हैं। मैंने खामोशी से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ बातों का जवाब देना वक्त पर छोड़ देना बेहतर होता है। इस वाकये के बाद मैंने मुतालिया का दौरानिया बढ़ा दिया। रात देर तक जागना, सुबह जल्दी उठना और दिन में काम में हाथ बटाना। मैं वक्त का ये एक भी लम्हा भी जाया नहीं चाहती थी। अम्मा कभी भी कहती, बेटा थक जाती होगी। मैं कहती, अम्मा मैं अब खुद को नहीं अब्बा को मनवाना चाहती हूँ। मोहल्ले की औरतें भी अब चची की बातों से मुतासिर होने लगी थी। कोई पीठ पीछे कहती, दर्जी की बेटी तो अब अफसर बनने चली है। कोई हंसती, अफसर ख्वाब देखने की भी एक हद होती है। मैंने अम्मा से जिक्र किया, ये लोग हमारे बारे में ये बातें करते हैं। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, लोग तो नबियों के बारे में भी बोलते रहे, तुम तो ये काम इंसान हो, तुम बस अपनी मेहनत जारी रखो। चची को जैसे हर दिन मेरे खिलाफ एक नए भी लगे। ये सब किताबें और जुमला सोचना होता था। एक दिन कहने लगी, ये नोट्स देखकर तुम्हें क्या लगता है, हुकूमत तुम्हें अफसर बनाएगी? तुम्हारे जैसे लोग तो फाइलें उठाने के भी काबिल नहीं होते। इस बार अब्बा भी वही बैठे थे। मैंने इनकी तरफ देखा। उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे सब कुछ सह लेना अब इनकी आदत बन चुकी हो। रात को मैंने अब्बा से पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा आवाज ऊंची होती है, मुकाम नहीं, और मुझे तुम पर यकीन जवाब से आवाज ऊंची है। ये पहली बार था जब अब्बा ने खुलकर कहा कि इन्हें मुझ पर यकीन है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ में मार्शल दे दी हो। मैं जानती थी अब मुझे पीछे नहीं हटना। CSS का फॉर्म जब मैंने प्रिंट करवाया तो पहली बार अब्बा ने मुझसे पूछा, तुम्हें लगता है तुम कर लोगी? मैंने कहा, नहीं, मुझे यकीन है। अब्बा ने वो कागज पकड़ा और देर तक देखा, फिर आहिस्ता से कहा, जब तुम पैदा हुई मैंने ये सोचा भी नहीं था, शायद अल्लाह ने तुम्हें हमारी तकदीर बदलने भेजा है। मैंने सोचा तकदीर शायद पहले से ही लिखी होती है, लेकिन जो खुद लिखना जान ले वो इसे बदल भी सकता है। अब ख्वाब सिर्फ एक मकसद नहीं रहा था, वो मेरे अंदर जलती वो आग बन चुका था, जिससे मेरी खामोशी भी देखने लगी थी। अब ये आग एक दिन सबको दिखाने वाली थी कि खामोश लोग सिर्फ सुनते नहीं, एक दिन तारीख भी लिखते हैं। CSS का फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब ये मोहल्ला, ये गलियां, ये साजिशें मेरे मकसद की राह में रुकावट बन रही हैं। मैंने सोच लिया था कि अब अगला कदम मेन शहर होगा, जहां इम्तिहान की तैयारी के लिए बेहतर माहौल, किताबें और खुद को साबित करने का मौका होगा। मैंने अब्बा से बात की, अब्बा मुझे शहर जाना है, वहाँ एकेडमी भी है और तैयारी का माहौल भी। अब्बा ने कुछ देर खामोशी से सोचा, फिर बोले, अकेली जाओगी नहीं, आप और अम्मा मेरे साथ होंगे। रहोगी कहाँ, खर्च कैसे चलेगा? एक छोटा सा फ्लैट नुमा घर ढूंढा है, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी। कुछ पैसे मैंने पुराने गोलक में जमा किए थे, बचपन से वो तोड़ कर निकाले हैं, शुरू के अखराजात के लिए और बाकी अल्लाह का नाम। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और पहली बार मेरी बात पर फौरन हाँ कही। शायद वो भी अब इस फिजा से थक चुके थे। इनके पास एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी, उन्होंने वो भी बेच दी। चची को जब पता चला तो वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो? अब्बा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, शहर जा रहे हैं, कुछ वक्त के लिए। चची हंसी,
क्या करोगे शहर जाके? कोई सिफारिश है या बस ख्वाबों के पीछे भागने जा रहे हो? हम कुछ न बोले। अब्बा ने सामान उठाया और पीछे मुड़े बगैर हम बाहर निकल गए। मैं जानती थी वो दरवाजे पर खड़ी हमारा ओजन नहीं, हमारे ख्वाबों का मजाक उड़ा रही है। मगर एक वक्त आएगा जब वो सब समझ जाएंगे। शहर आकर सब कुछ नया का शोर, सड़कें अजनबी, चेहरे और अनगिनत अमकानात। हमने एक कमरे का छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। छत लीक करती थी, बाथरूम की नील टपकती रहती, मगर वहाँ वो घुटन नहीं थी जो पुराने मोहल्ले में थी। मैंने करीबी एकेडमी में दाखिला लिया, जहाँ शाम को क्लासेस होती। दिन में एक मोहल्ले में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। कभी कभार 1 घंटे के लिए किसी लाइब्रेरी में बैठ जाती। मेरी दुनिया महदूद थी, लेकिन मकसद वसी तर होता जा रहा था। पहले हफ्ते के बाद नायाब ने कॉल की। कहाँ हो? सब पूछ रहे हैं, तुमने बताया भी नहीं। मैंने कहा, नायाब अभी कुछ भी पक्का नहीं है, जब होगा सबको खुद पता चल जाएगा। शहर में कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, मैं किस खानदान से हूँ, कहाँ से आई हूँ। मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया था और फैसला कर लिया था कि अब सिर्फ नताइज बोलेंगे। पढ़ाई का माहौल वाकई मुख्तलिफ था। यहाँ लोग सिर्फ नंबर्स के पीछे नहीं थे, वो मुकाबले में थे। जबान, इल्म, एतमाद सब कुछ नापा जाता। मैंने महसूस किया कि यहाँ सिर्फ मेहनत काफी नहीं, खुद को साबित भी करना पड़ता है। एकेडमी में मेरी मुलाकात एक लड़की माहिन से हुई। वो एक बड़े अफसर की बेटी थी, मगर आजिज और मददगार। हम दोनों ने मिलकर ग्रुप स्टडी शुरू कर दी। एक दिन मैंने कहा, तुम्हें सब कुछ हासिल है तो तुम फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? वो हंसी, क्योंकि मुकाबला सिफारिश से नहीं जीता जाता, तैयारी से जीता जाता है। माहिन ने मेरे नोट्स देखे तो बोली, तुम तो प्रोफेशनल तरीके से पढ़ रही हो, लगता है तुम खुद किसी एकेडमी की उस्ताद हो। मैंने कहा, नहीं, बस पढ़ना सीख लिया है। मैंने अब्बा और अम्मा के लिए एक मामूल बनाया। सुबह नाश्ता खुद बनाई, इनके लिए दवाएं लाती और शाम को भी कबार पार्क भी ले जाती। अम्मा अक्सर कहती, ये शहर तुम्हें बदल तो नहीं देगा। मैं कहती, नहीं अम्मा, ये शहर मुझे वो बना रहा है जो मैं बचपन से बनना चाहती थी। एक दिन अब्बा बाहर बैठे थे, अपनी सिलाई मशीन मरम्मत कर रहे थे। मैंने पूछा, अब्बा यहाँ किसके लिए कपड़े सी रहे हैं? उन्होंने कहा, मोहल्ले की एक आंटी ने कहा शादी है, उनके घर और सिलाई वाला वक्त पर काम नहीं कर रहा। सोचा कुछ हाथ हिल जाएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस अब थोड़ा और वक्त है, फिर आप सिर्फ सिलाई नहीं फखर का काम करेंगे। लेकिन मेरे कमरे की दीवार पर अब एक बड़ा सा नक्शा चिपका हुआ था। पाकिस्तान का मैं हर शोबे का अलग से मुतालिया करती, इनके माशिरात, माशियात और सियासत को जानने की कोशिश करती। कभी कभार अम्मा कहती, इतनी किताबें, इतनी बातें सब ज़हीन में कैसे रखती हो? मैं कहती, मेरे अंदर जगह बहुत है अम्मा, बस कामयाबी आने की देर है। मोहल्ले वालों में किसी को इल्म नहीं था कि हम कहाँ गए। वो जो हर वक्त कुछ ना कुछ पूछते, आप सिर्फ खामोशी से ख्यास करते। नायाब ने एक बार कॉल करके कहा, चची ने सबको बताया है कि तुम्हारे वालिद ने कर्जे की वजह से शहर का रुख किया है। मैंने कहा, सही कहा है उन्होंने, बस कर्ज पैसों का नहीं, इज्जत का है, और मैं उतारने गई हूँ। अब मेरा दिन पढ़ाई, ट्यूशन और खुद को बेहतर बनाने में गुजरता। अब्बा और अम्मा मेरे साथ थे और मैं इनकी आंखों में वो इत्मीनान देखती थी जो बरसों से गायब था। शहर में रहते हुए 6 महीने हो चुके थे। तैयारी की रफ्तार बेहतर हो रही थी और अब्बा अम्मा भी नए माहौल से कुछ हद तक मानूस हो चुके थे। मोहल्ले में 2-3 ख्वातीन ने अब्बा को मामूली काम देना शुरू किया था और मेरी ट्यूशन से घर का खर्च निकलने लगा था। सुकून था, मगर एक दिन ऐसा आया कि सुकून जैसे किसी आवाज के बगैर बिखर गया। इस दिन सुबह मैं नोट्स मुकम्मल कर रही थी जब अब्बा को एक फोन आया। नंबर देखकर इनकी आंखों में हल्की सी हैरत नजर आई। यह खलील का नंबर है। सालों बाद याद आया है भाई को। खलील यानी हमारे चिच्चा। फोन पर 2 मिनट की गुफ्तगू हुई, बस सर हिलाना और अच्छा, बहुत मुबारक हो जैसे जुमले। फोन रखते ही अब्बा खामोश हो गए। मैंने पूछा, क्या हुआ अब्बा? अब्बा ने बताया, अयान असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है, आज इसकी आजिज में दावत है, पूरे खानदान को बुलाया है। मैंने फौरन पूछा, और हमें? अब्बा ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं, शायद हम अब खानदान में शुमार नहीं होते। कमरे में अजीब खामोशी छा गई। अम्मा ने कुछ देर बाद कहा, अयान को तो माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, लेकिन अपने ही भाई को ना बुलाना, खैर इनकी मर्जी। मैं जानती थी अम्मा खुद को दिलासा दे रही हैं और अब्बा एक बार फिर बर्दाश्त का खौल ओढ़ रहे हैं। लेकिन इस दिन कुछ बदला था। अब्बा के चेहरे पर वो मामूल की संजीदगी नहीं थी, यह खालीपन था जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ हो। शाम को जब अम्मा खाने पर पुकारने आई,
अब्बा सहन में खामोश बैठे आसमान को देख रहे थे। मैंने आवाज दी, आए अब्बा, खाना ठंडा हो रहा है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अयान को बचपन में मैंने पढ़ने के लिए पहला बैग दिलाया था। खलील तो तब मुल्क से बाहर जाने की तैयारी में लगा हुआ था। मरियम के दाखिले के वक्त भी पैसे कम पड़े थे। तब भी मैंने अपने सारे खर्चे छोड़कर इनका काम पहले मुकम्मल किया। शायद मैंने इनके पास बैठते हुए तोखा नहीं रखनी चाहिए थी। मैंने इनसे कहा कि अब्बा, आपने जो किया वो आपकी ज़रफ का हिस्सा था, इनकी कम रही है। उन्होंने ज़रफ़ी की कीमत आप क्यों अदा कर रहे हैं? इन धीरे से कहा, बेटी, रिश्ते निभाते रहो, चाहे दूसरे पहचाने या न पहचाने। बस कभी कभी दिल थक जाता है। अगले दिन दावत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी। अयान सूट में, गले में फूलों का हार, बैकग्राउंड में बड़ी बैनर, वेलकम एसी। अयान खलील खानदान के सब अफराद मौजूद थे। मेरे ताया, फूफू, खाला, हत्ता कि वो कजिन भी, जिन्हें सालों से किसी तकरीब में नहीं देखा था। बस हम नहीं थे। नायाब ने मैसेज किया, तुम्हें बुलाया नहीं, सब बात कर रहे थे तुम्हारे बारे में। मैंने जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ कामयाबी की दावत में नहीं आते, हम वक्त आने पर अपनी कहानी लेकर आएंगे। इस रात अम्मा देर तक जागती रही। बर्तन धोते वक्त बार बार हाथ रगड़ती जाती, जैसे कुछ मिटाने की कोशिश कर रही हो। मैंने पास आकर कहा, क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ, अगर हम होते तो क्या बिगाड़ लेते। एक प्लेट खाने से किसी की इज्जत कम तो नहीं हुई, मगर इनकी बड़ाई शायद छोटी पड़ जाती। मैंने इनके हाथ से बर्तन ले लिए। अम्मा, एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे। बगैर दावत के अब्बा ने एक हफ्ता कोई बात नहीं की अयान या खलील के बारे में। बस रोज सिलाई करते और शाम को चाय के साथ अखबार पढ़ते। मैंने महसूस किया वो खबरें कम और खुद को ज्यादा पढ़ रहे थे। एक दिन मैंने इनके सामने अखबार रखकर पूछा, अब्बा, अगर मैं इस अखबार में एक दिन अपनी तस्वीर के साथ खबर बन जाऊं तो दो कैसा लगेगा? उन्होंने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, तब मैं ये अखबार संभाल कर रखूंगा ताकि जिंदगी भर के लिए मेरे हिस्से की खुशी महफूज रहे। मैं जानती थी अब ये मेरे इम्तिहान का वक्त है, सिर्फ CSS का नहीं बल्कि इस जख्म को मरहम बनाने का भी, जो अयान की कामयाबी और हमारी बेखबरी ने दिया था। एक हफ्ते बाद मैं एकेडमी से वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे अयान और चच्ची की आवाज में आती सुनाई दी। वो एक मार्केट में खड़े किसी से बात कर रहे थे। हमारे खानदान में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अब तो सब पर वाज़ा हो जाना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। मेरे कदम खुद रुक गए। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ गई। इनकी बातें मेरी सिमत नहीं थी, मगर उनका रुख साफ था। मैंने दिल में कहा, अब मुकाबला यही है। वक़्त और गुरूर के दरमियान दावत की गई दिन गुजर चुके थे, लेकिन घर में एक खामोशी अब्बा के चेहरे पर जम गई थी। वो पहले जैसे नहीं रहे थे। काम करते करते अक्सर रुक जाते, जैसे कुछ याद आ रहा हो। अखबार पढ़ते वक्त कभी सफ़े पलटना भूल जाते। अम्मा ने एक दिन मुझे इशारे से बुलाया। अब्बा कुछ बदले बदले लगते, पहले जैसे बात भी नहीं करते। मैंने कहा, मैं जानती हूँ अम्मा, वो दावत वाला जख्म हल्का नहीं हुआ। मैंने तय कर लिया, अगर दोबारा किसी तकरीब में हमारा नाम ना आया तो इस बार हम खुद जाएंगे। मैं इस बार तमाशाई नहीं बनूंगी। मैंने अपने कमरे में आकर किताबें समेटी। सब कुछ बदला हुआ लगा, वही नोट्स, वही निसाब, लेकिन अब मेरी नजर में इनका मतलब बदल गया था। अब से ये सिर्फ कामयाबी का रास्ता नहीं रहा था, ये अब इंतकाम का जरिया बन चुका था। इंतकाम किसी फर्ज से नहीं, बल्कि इस सोच से जो सालों से हमारे वकार को रौंदती रही। मेरी लगन अब और बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह अब्बा नमाज पढ़ने के बाद बैठते थे। मैं इनके पास गई। अब्बा, मैं आज से तैयारी में वक्फे नहीं दूंगी और आपको वादा करना होगा कि आप हार नहीं मानेंगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ नरमी, कुछ फख्र और बहुत सादर था। ऐमन, मैं हारा नहीं हूँ, बस थक गया हूँ, तो अब मेरी बड़ी बारी है। अब्बा, अब आप आराम करें और मुझे आगे बढ़ने दें। इस दिन के बाद मेरा मामूल बदल गया। मैंने सिलेबस से हटकर मज़ामीन में गहराई लाना शुरू की, तहरीरी मुश्क बढ़ा दी। रोज नई खबरें पढ़ने का वक्त मुकर्रर किया। मेरी तवज्जो अब कामयाबी के नंबर नहीं, बल्कि मकाम के वजन पर भी माहिन, जो एकेडमी में मेरा साथ देती थी, एक दिन बोली, तुम्हारे चेहरे पर कुछ बदल गया है, तुम पहले से ज्यादा संजीदा हो गई हो। मैंने कहा, पढ़ाई मेरे लिए जाती हो गई है। वक्त यूं नहीं गुजरता गया।
और फिर मेरे CSS के पेपर्स का वक्त आया। मैंने हर पेपर की तैयारी दिन रात मेहनत करके की। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था, ना ही गुंजाइश। मैं अपने बाप की शिकनज़दा पेशानी और माँ की झुर्रियों से भरे हाथों का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं इन्हें माशरे में वो मकाम दिलाना चाहती थी जिसके वो हकदार हैं। एक एक करके सारे पेपर्स खत्म हुए। अम्मा रोज मुझे ढेरों दुआई दी और पेशानी पर प्यार देकर रुखसत करती। इम्तिहानात खत्म हुए, अब रिजल्ट का इंतजार था। मैं जानती थी मेरी कामयाबी का मेरे माँ बाप के अलावा कोई मुंतजिर नहीं है, और ऐसा ही था। रिजल्ट आया और मेरी आंखें शुक्र के आंसुओं से लबरेज हो गई। मैं मुल्क भर में 10वीं पोजीशन लेकर कामयाबी हासिल की थी। मेरी सारी मेहनतों और अम्मा अब्बा की दुआओं का सिला मिल चुका था। मैंने घर आकर अब्बा अम्मा को बताया तो वो भी खुशी से निहाल हो गई। उन्होंने मुझे गले से लगाया, प्यार किया, दुआएं दी, और यही दुआएं मेरी जिंदगी का सबसे कीमती आसासा थी। मगर अभी एक मरहला बाकी था, इंटरव्यू का मरहला। कुछ हफ्तों बाद इंटरव्यू हुआ। पैनल ने मुझसे सवाल किया कि आप पहले नहीं काम कर चुकी हैं। नहीं, लेकिन मैंने काम करने से पहले खुद को काम के काबिल बनाया है। यह पहला लम्हा था जब मैंने खुद को एक मनसब पर खड़ा महसूस किया। वो सिर्फ एक मुश्किल थी, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान पूरा हो चुका था। घर पहुंची तो अब्बा सहन में बैठे सिलाई मशीन में धागा डालने की कोशिश कर रहे थे, मगर नजर की कमजोरी की वजह से बार बार नाकाम हो रहे थे। मैं इनके पास जाकर बैठी और इनका हाथ थाम कर कहा, अब्बा, अब आपको इन कमजोर हाथों से कुछ करने की जरूरत नहीं। उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखा। मेरी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। मैंने बस इतना कहा, अब्बा, आपकी बेटी ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी रियाजत बरसों से हम सब ने की। अब्बा खुशी से उठ बैठे और मेरे गले लग गए। ना जाने वो कैसा लम्हा था। हम बाप बेटी फूट फूट कर रोए। अम्मा किचन के दरवाजे पर खड़ी दुपट्टे के पल्लों से अपने आंसू साफ कर रही थी। आज पहली बार अब्बा ने दिल खोलकर अपने जज्बात का इजहार किया था। रात को मैंने कमरे में दीवार पर एक नया सफा छापा। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा, जो लोग तुम्हें हकीर समझे, इनके सामने सर बुलंद होकर जियो। मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी कामयाबी थी, या यूं कह लें कि मेरी जिंदगी का मकसूद ही यही था, जो कि आज पूरा हुआ था। मगर पूरा खानदान फिल वक्त इस खबर से बेखबर था, क्योंकि इन्हें ना तो मुझसे कोई उम्मीद थी और ना ही हमसे कोई सरोकार था। अयान की कामयाबी के बाद खानदान में जैसे ही एक नया जश्न शुरू हो गया था। दावतें, तस्वीर, बयानात और सोशल मीडिया पर मुबारकबादों का तूफान। अब हर बात का माहौल अयान था। हर बुजुर्ग, हर कजिन, हर रिश्तेदार इसकी तरक्की को अपनी इज्जत समझ रहे थे, लेकिन जिसे किसी ने नहीं गिना वो हम थे। इस बार शहर की एक बड़ी तकरीब थी जहां अयान को बतौर खास मदऊ किया गया था। हुकूमत के मुख्तलिफ नुमाइंदे, अफसरान, सियासी शख्सियत सब मदऊ थे। खानदान ने एक बार फिर एक जाती तकरीब रखी जिसमें मदऊ लोग वही थे, चंद चमकते रिश्तेदार और हम गैर मौजूद। मैंने अब्बा से कहा, हम वहां जाएंगे और इस बार सिर्फ तमाशाई नहीं होंगे। अब्बा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों में कुछ ऐसा था कि वो खामोश हो गई। अब वो मुझे रोकने वाले नहीं थे। इन्हें अंदाजा था कि अब वक्त बदल चुका है। हम शाम को तकरीब की जगह पहुंचे। ये एक परताइश हॉल था। दरवाजे पर हुजूम था, मेहमानों का रश और सिक्योरिटी सख्त। हम जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे, एक गार्ड ने हाथ उठाकर रोका। दावतनामा मैंने पर्स से एक कार्ड निकाल कर दिया। गार्ड ने इसे देखा, फिर जल्दी से सीधा होकर सैल्यूट किया। वेलकम मैडम, हमें आपका इंतजार था। अब्बा ने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से मेरी तरफ देखा। मैंने बस इनका हाथ थामा और कहा, चले अब्बा। हम अंदर दाखिल हुए और निगाहों का एक हुजूम हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया। कुछ लोगों ने पहचान लिया, कुछ ने अंदाजा लगाया, मगर जिन्होंने पहचाना इनके चेहरों पर हैरत छुपी न रह सकी। अयान स्टेज के करीब खड़ा था। चच्ची इसके आसपास मेजबानों को हिदायत दे रही थी। जैसे ही हमारी नजर उस पर पड़ी, इसकी पेशानी पर बल पड़ गई। इसने फौरन 2 गार्ड्स को इशारा किया, तुमको दोनों इनको यहाँ से बाहर निकालो। गार्ड्स हमारी तरफ बढ़े। मैं खामोश खड़ी रही। अब्बा ने यह कदम पीछे हटाया, मगर मैं अपनी जगह जमी रही। जैसे ही गार्ड करीब पहुंचे, इनमें से एक ने मुझे पहचान लिया। वो रुक गया, नजरें झुकाई और बुलंद आवाज में कहा, मैडम आप यहाँ? हमें इतला नहीं दी गई थी कि आप नफीस तशरीफ लाएंगी। दूसरे गार्ड ने भी सैल्यूट किया। हमें आपका खैर मुकद्दम करने का आजिज है। मैडम डिप्टी कमिश्नर। अयान के चेहरे का रंग उड़ गया। चच्ची का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा हॉल जैसे सांस लेना भूल गया था।
जो लम्हा इनके लिए मामूली समझा गया था वो हमारे लिए पहचान का धमाका बन चुका था। अयान बड़बड़ाया, ये क्या बकवास है डीसी, ये सिक्योरिटी ऑफिसर ने संजीदा लहजे में कहा। सर यही डिप्टी कमिश्नर हैं, हमें इनकी हिफाजत की खुसूसी हिदायत मिली थी। एक जानिब खानदान के बुजुर्गों ने नजरें नीचे कर ली, दूसरी जानिब कजिन की निगाहें बार बार मुझ पर और फिर अयान पर जारी थी। यह कजिन ने हल्के से कहा, ये वही ऐमन है ना? अयान ने आगे बढ़कर मेरी तरफ देखा। तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम। मैंने पहली बार मुस्कुराकर कहा, कभी मौका नहीं मिला। चची ने जुमला के साथ, सब झूठ है, एक दर्जे की बेटी डीसी कैसे बन सकती है? मैंने इनकी तरफ देखा। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हुकूमतों को काबिलियत पर यकीन होता है, खानदानों की सोच पर नहीं। अब्बा की आंखों में नमी थी, मगर वो इस बार फख्र से उठी हुई थी। वो बार बार मेरी तरफ देखते, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहे हो कि ये इनकी ही बेटी है। एक उम्र के जख्म एक लम्हे के पहचान में भर गए थे। अयान ने हाथ जोड़ने की कोशिश की। अगर ये सब सच है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, क्योंकि जब पहचान खुद बोलती है तो तारीफ की जरूरत नहीं रहती। पूरे हॉल में अब सरगोशियां थी। कोई कह रहा था, ऐसे तो नजर ही ना नहीं आती थी। और अब डीसी कोई हैरत में था, यही वही ऐमन है ना जिसे दावत में बुलाया भी नहीं गया था। चची अब्बा की तरफ देखकर कहने लगी, भाई हमसे गलती हो गई, हम नहीं जानते थे कि आपकी बेटी। अब्बा ने इनकी बात काट दी। आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मुझे अंदाजा हो चुका था, अब ये खेल सिर्फ खानदान की तकरीब का नहीं रहा था, अब ये एक समाजी मंजर बन चुका था। ये वो मकाम था जहाँ मेरे ख्वाबों की मेहनत ने मुझे खड़ा किया और जहाँ चची के तानों का वजन खुद इनके कंधों पर आ चुका था। मैंने अब्बा का हाथ थामा। अब्बा हम यहाँ से जा सकते हैं, हम जो लेने आए थे वो हम हासिल कर चुके हैं। अब्बा ने आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे वो इज्जत दी है जो सारी उम्र मैं खुद को ना दे सका। ये लम्हा मेरे लिए वो सन बन गया था जो ना किसी इदारे ने दी, ना किसी रिश्ते ने, बल्कि मेरे अज़म ने खुद तराशी थी। लेकिन अभी हम वापस मुड़ने ही लगे थे कि हॉल के ये कोने में खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर ने बुलंद आवाज में माइक पर ऐलान किया, मेहमानों की इतला के लिए अर्ज है, मोहतरमा ऐमन फहद जो आज की तकरीब में शरीक है, मौजूदा डिप्टी कमिश्नर है। चंद लम्हों के लिए पूरा हॉल जैसे जम सा गया था। जो लोग अपनी निश्तों पर बैठे थे खड़े हो गए, जो खड़े थे इनके कदम जैसे जमीन में गिर गए। लफ्ज डिप्टी कमिश्नर की गूंज में चच्ची की सारी आवाज में सारे दाने दफन हो गई। अयान ने नजरें नीचे कर ली। इसके आसपास खड़े कजिन भी बेजाहिर मुस्कुरा रहे थे, मगर इनकी आंखों में साफ शर्मिंदगी थी। किसी ने हिम्मत करके हाथ भी नहीं मिलाया। चच्ची ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। ये सब झूठ लग रहा है। अब्बा ने सर झुका लिया, जैसे खुद से कुछ पूछ रहे हो। मैंने इनकी तरफ देखा। आपने जो सबर किया वो आज रंग ला रहा है। अब आप सर झुकाएंगे नहीं, सर उठाकर चलेंगे। चचे की आवाज पीछे से उभरी, ऐमन तुमने तो बताया भी नहीं कब सेलेक्ट हुई, कैसे हुई। मैं इनकी तरफ मुड़ी। आप तो सुनती ही नहीं थी, सिर्फ बोलती रही है और मैं सुने बगैर कुछ नहीं कहती। हॉल के अंदर वही मेजबान जो पहले अयान के इर्द गिर्द घूम रहे थे अब आकर मुझसे मुसाफिया करने लगे। किसी ने तारुफ करवाया, किसी ने मुस्तकबिल में साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। अयान किनारे खड़ा एक शिकस्त खूरदा सिपाही की तरह सिर्फ देख रहा था। यह खातून अफसर जो मुझे अच्छी तरह जानती थी मेरे करीब आई। ऐमन हमें फख्र है कि इस तकरीब में तुम हो, तुम्हारा आना आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया, फिर आहिस्ता से अब्बा को इशारा किया, हम यहाँ सिर्फ देखने नहीं आए थे, अब इन्हें हमें याद रखना चाहिए। मैं स्टेज की तरफ बढ़ी, हॉल के आखिरी कोने तक निगाह दौड़ाई। वो सब जो हमें छोटा समझते थे अब हमें पहचानने पर मजबूर थे। मेजबान ने जल्दबाजी में माइक संभाला। हमारी खुशकिस्मती है कि मोहतरमा ऐमन फहद जैसी शख्सियत ने हमारी तकरीब में शिरकत की। मुझे माइक दिया गया। मैंने मुख्तसर मगर साफ लहजे में कहा, कामयाबी ना निस्ब देखती है ना जायदाद, सिर्फ मेहनत, नीयत और किरदार देखती है। जो लोग दूसरों की हैसियत तय करते हैं वो अक्सर अपनी हुदूद भूल जाते हैं। आज की तकरीब में शामिल होने का मकसद सिर्फ मुबारकबाद देना नहीं था, बल्कि एक पैगाम देना भी था। इज्जत देने से इज्जत कम नहीं होती, बड़ी ही करती है। तालियां बजी, मगर चची के चेहरे पर वही शिकस्त थी जो बरसों की ज्यादतियों का हिसाब मांग रही थी। अयान मेरे करीब आया। ऐमन मुझे नहीं पता था तुम यहाँ तक पहुँच चुकी हो। मैंने इसकी तरफ देखा क्योंकि तुमने कभी हमें देखने की कोशिश ही नहीं की। मैंने शर्मिंदा हूँ, वो धीरे से बोला। मैंने जवाब दिया, शर्मिंदगी से कुछ वापस नहीं आता।
लेकिन अगर तुम सच में बदले हो तो आइंदा अपने अहदे का इस्तेमाल इज्जत देने के लिए करो, कुचलने के लिए नहीं। अब्बा खामोश खड़े थे, मगर इनकी आंखों में अब सुकून था। बरसों का बोझ जैसे धीरे धीरे उतर रहा था। इनके चेहरे पर रोशनी सी आ गई थी, जैसे वो खुद को पहली बार किसी मुकाम पर देख रहे हो। चच्ची मेरे पास आई। बेटे, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम तुमसे माफी मांगते हैं। हम नहीं जानते थे कि वक्त इतना बदल सकता है। वक्त नहीं बदला चच्ची जान, वक्त ने बस आपको आईना दिखाया है। हम वही हैं, बस आपने हमें पहचाना देर से है। मैंने अब्बा का हाथ थामा और हॉल से बाहर निकलने लगी। एक नौजवान गार्ड जो गेट पर खड़ा था झुककर बोला, मैडम गाड़ी तैयार है। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, जैसे कहना चाहते हो ये सब तुम्हारी मेहनत है बेटी। मैंने इनके हाथ पर हाथ रखा। नहीं अब्बा, ये सब आपकी दुआओं और खामोशी की ताकत का नतीजा है। हम हॉल से बाहर आ चुके थे, मगर पीछे बहुत कुछ रह गया था। पुराने ताने, पुरानी हकारतें, पुराने जख्म, और जो साथ आया था वो था फख्र, वखार और एक नई शनाख्त। अब ये पहचान किस नाम की मोहताज नहीं थी। ये मकाम खुद बोल रहा था, और इस मकाम को पाल लेने की जंग बहुत तवील थी। मगर ये तो अल्लाह खुद कहता है कि फान माल उसरी युसरा, बेशुक्र हर मुश्किल के साथ आसानी है। और अब हमारा ऐसा शुरू हो चुका था, तकरीब खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका असर अभी तक बाकी था। वापसी की गाड़ी में अब्बा खामोश बैठे थे, मगर इनकी खामोशी इस बार बोझ नहीं, फख्र की थी। मैंने इनकी तरफ देखा। अब्बा कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, यह लम्हा मेरी उम्र के सब दुखों का कुफारा है। अगली सुबह दफ्तर पहुंचते ही मेरी मेज पर अयान की फाइल रखी थी। एक अंदरूनी इंक्वायरी में इसके रवैये और चंद शिकायत पर कार्रवाई शुरू की गई थी, जो काफी दिनों से जेरे अल्तु थी। मैंने फाइल खोली, एक नजर पूरा रिकॉर्ड पढ़ा और सारा दिन शवाहिद पर काम किया। अब जाती नहीं सरकारी तौर पर मेरा किरदार इसके करियर से जुड़ चुका था। शाम के वक्त मैंने कमिश्नर साहब को कॉल मिलाई। सर, आपने अयान खलील की रिपोर्ट जल्द मुकम्मल करने को कहा था। वो मुकम्मल हो गई है, मैं ईमेल कर रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, अच्छा काम किया अहमद, ये मामला अहम है। अगर कुछ गैर कानूनी साबित हो तो तुम्हें एक्शन लेने से पीछे नहीं हटना। सर, कानून सबके लिए बराबर है। फोन रखते ही मैंने रिपोर्ट फाइल की और ईमेल कर दी। अगले ही दिन अयान मेरे दफ्तर में हाजिर था। इसके चेहरे पर परेशानी लिखी हुई थी। अंदर आकर वो कुछ कहने से पहले मेरी मेज के सामने बैठ गया। अहमद, तुमने कमिश्नर को रिपोर्ट कर दी। ये मेरा फर्ज था। अयान, तुम जानते हो मैं किसी की बहन, बेटी या कजिन बनने से पहले एक अफसर हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें हमेशा कमतर समझा। आज पता चला कि ताकत क्या होती है और इसकी कीमत क्या है। ताकत की कीमत जिम्मेदारी होती है। अयान, तुमने भी इस जिम्मेदारी को संजीदगी से नहीं लिया, सिर्फ खुद को बड़ा समझा। मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी से अगर हर चीज ठीक हो जाती तो कानून की जरूरत न रहती। इसकी आंखें भर आई। वो उठा और मेरे कदमों में बैठ गया। अगर तुम कहो तो मैं खुद कमिश्नर साहब को जाकर माजरत कर लेता हूँ। प्लीज, मेरी नौकरी, मेरे माँ बाप। मैंने हाथ के इशारे से इसे उठने को कहा। नौकरी तुम्हारी है, इज्जत मेरे वालिद की। अगर सच में माफी मांगनी है तो वहां जाओ जहां तुमने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वो सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। इसी शाम हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाजा खोला। सामने चची खड़ी थी। इनकी आंखों में घबराहट और बेचैनी थी। भाभी, फहद भाई घर पर हैं। अब्बा सामने आई। चची ने इनके कदमों में हाथ जोड़कर बैठते हुए कहा, भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने ना तुम्हें समझा, ना तुम्हारी सच में माफी मांगनी है तो वहां जाओ जहां तुमने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वो सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। इसी शाम हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाजा खोला। सामने चची खड़ी थी। इनकी आंखों में घबराहट और बेचैनी थी। भाभी, फहद भाई घर पर हैं। अब्बा सामने आए। चची ने इनके कदमों में हाथ जोड़कर बैठते हुए कहा, भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने ना तुम्हें समझा, ना तुम्हारी बेटी को। मुझे माफ कर दे। अयान की नौकरी खतरे में है, वो बिखर गया है। अब्बा ने खामोशी से इनकी बात सुनी, फिर आहिस्ता से कहा, हमने तुमसे कभी इज्जत नहीं मांगी, सिर्फ नजरअंदाज ना किए जाने की ख्वाहिश की थी। लेकिन तुम्हें लगता था हम तुम्हारे मुकाबले के नहीं। भाई, हमारी सोच छोटी थी, मगर अहमद ने आज सब कुछ बदल दिया। हम बस दुआ करते हैं कि तुम हमारी इस बेइज्जती के बावजूद हमें माफ कर दो। अब्बा ने मेरी तरफ देखा।
मैं चुप खड़ी सब सुन रही थी। चची की आवाज लरजने लगी। मैं तुम्हारे बाप को जो कुछ सुनाती रही, आज वो सब मेरे बेटे पर आ पड़ा है। मैंने कदम आगे बढ़ाया। चची जान, आपके अल्फाज हमारी गुर्बत का मजाक थे, लेकिन मेरी मेहनत का जवाब है। आपका बेटा आज मुझसे रहम मांग रहा है। ये वो मकाम है जहाँ आपको सोचना होगा कि वक्त हमेशा यकसा नहीं रहता। चची ने आहिस्ता से कहा, बस एक मौका दे दो, बचा लो इसे। अब्बा ने कहा, अगर तुम वाकई तौबा मंद हो तो अपनी सोच को बदलो, अपने रवैये को बदलो। रिश्ता हमने नहीं तोड़ा था। मैंने चची से कहा, मैं अपनी रिपोर्ट में सच ही लिख चुकी हूँ और वही सच आगे भी जाएगा, लेकिन अयान की नौकरी अगर बच सकती है तो इसकी अपनी इस्लाह पर। चची ने मेरा हाथ थामा। बेटी, तुम जानो या ना जानो, तुमने हमारे सर झुका दिए हैं, लेकिन अगर ये झुकना हमें बेहतर इंसान बना दे तो यह हार भी कबूल है। अयान अगले दिन दोबारा आया। इस बार इसकी आंखों में सिर्फ माजरत ही नहीं, एक तब्दीली भी थी। अहमद, मैंने अपने रवैये, अपने गफलत और गुरूर पर सोचा है। अगर तुमने मौका दिया तो मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। मैंने फाइल बन गई। तुम्हें अपनी इज्जत वापस पाने के लिए अब सिफारिशी को नहीं, इंसान बनना होगा। ये लम्हा मेरे लिए सिर्फ इख्तियार का मुजाहिरा नहीं था, यह इन सब लम्हों का जवाब था जिनमें हमें छोटा समझा गया, जिनमें हमारे ख्वाबों का मजाक उड़ाया गया। आज वो सब पलट चुका था और मेरे पास ताकत थी, खानून की, बीच की और तरबियत की। ये वो ताकत थी जिसकी कीमत कुर्बानी, वक्त और सब्र से अदा की गई थी। दफ्तर में सन्नाटा था। अयान की फाइल बंद हो चुकी थी, कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी और अब सिर्फ रिपोर्ट के मुताबिक फैसला जानना बाकी था। मुझे मालूम था कि अयान अब खुद से बेहतर अफसर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन माजी की लकीर आसानी से नहीं मिलती। दोपहर में कमिश्नर साहब का पैगाम आया, अगर कोई सिफारिश आई हो तो मुझे जरूर बताएं, लेकिन रिपोर्ट गैर जानबदार होनी चाहिए। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, सर, रिपोर्ट पहले ही सच पर है। इसी शाम खानदान वालों की एक और बैठक हुई। इस बार चची के बजाय ताया के घर मुझे भी दावत दी गई और अब्बा को भी। ये वही लोग थे जिन्हें बरसों हमारी मौजूदगी से भी चिढ़ थी। अब वो इज्जत से बुलाते थे, खुश आमदीद कहते थे और निश्चित पेश करते थे। अब्बा ने कहा, ऐमन, जाना चाहिए। मैंने कहा, हाँ। अब हम खामोशी से नहीं, वक़ार से जाते हैं। हम वहां पहुंचे तो सबने गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा। वही लोग जिनके लहजे कभी जहर भरे होते थे अब मिठास में लेटे हुए थे। कुछ रिश्तेदारों ने सर झुकाकर कहा, हमें अफसोस है, हमने वक्त पर तुम लोगों की कदर नहीं की। चची हमारे करीब आई। ऐमन बेटी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, हमें तुम पर फख्र है। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, फख्र इस बात पर होना चाहिए कि आपने अपना रवैया बदला। मजमुआ खामोश हुआ। मैंने सबकी तरफ देखा। अयान की रिपोर्ट सच पर मुबनी है और वही मैंने जमा करवाई। मैंने कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं बढ़ाया। अयान सर झुकाए बैठा था। चची, इसके साथ मैंने इनकी तरफ देखा। रिपोर्ट सच है, गलत सिर्फ तुम्हारे दिल थे। अब्बा ने फौरन बात संभाली, हम सब इंसान हैं, गलती हम सबसे हो सकती है, लेकिन जो वक्त गुजर चुका इसको इल्जाम से नहीं, माफी से संवारा जा सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब्बा की बात ने सब पर असर छोड़ा। मैंने अपनी बात जारी रखी, अब अगर किसी ने किसी रिश्तेदार को, किसी कमजोर को, किसी गरीब को हकीर समझा तो वो सिर्फ अपनी इज्जत खोएगा। मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ, लेकिन अब मैं इस रियासत की नुमाइंदा भी हूँ। अगली बार कोई गलती हुई तो नौकरी गई। अयान ने सर उठाया। मैं वादा करता हूँ अब कभी किसी के साथ वैसा सुलूक नहीं होगा जैसा हमने किया। चची ने अब्बा की तरफ देखा। भाई माफ कर दे, हमने जो किया वो लाइल्मी थी, गुरूर था, लेकिन आपकी बेटी ने हमें सबक सिखा दिया है। अब्बा ने एक लम्हा रुका, फिर आहिस्ता से कहा, मैंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत नहीं की कि बदला ले। मेरी बेटी ने जो इज्जत कमाई है वो मेरे लिए काफी है। मैं सबको माफ करता हूँ। ताया जो हमेशा चिच्चा के साथ खड़े होते थे, उन्होंने आगे बढ़कर अब्बा से हाथ मिलाया। हमें तुम पर फख्र है फहद, तुमने अपनी बेटी को वो तरबियत दी है कुछ जो हमें भी जो न समझ आई। अब कमरे में माहौल बदल चुका था। हर तरफ बात ऐमन की थी, हर तरफ निगाहें अब्बा पर थी। मैंने अपनी निष्ठे से उठकर सबको देखा और कहा, ये कामयाबियां मेरी नहीं, मेरे अब्बा की हिम्मत और तरबियत का नतीजा है। गुर्बत गुनाह नहीं, मगर गुरूर जरूर है। ये जुमला बोलकर मैं बाहर आई तो आसमान पर हल्की सी हवा चल रही थी, जैसे वक्त ने थपकी दी हो। अब वो दर्जी जो बरसों तक दरवाजे पर खड़े ताने सुनता रहा, इज्जत से सर उठाकर अंदर आया था और मैं अब सिर्फ किसी की बेटी नहीं, अपनी शनाख्त की मालिकिन बन चुकी थी। अब हर दावत में हमारा नाम पहले दर्ज होता, हर तकरीब में हमें खास हैसियत दी जाती, लेकिन मेरे अंदर वही जज्बा कायम रहा। अगर कभी मेरे किसी फैसले से किसी मजलूम का सर झुके
तो मेरी कुर्सी बेकीमत है। इस दिन के बाद अब्बा जब भी अपने पुरानी सिलाई मशीन को देखते कहते ये मशीन तो पुरानी हो गई। इस दिन के बाद अब्बा जब भी अपने पुराने सिलाई मशीन को देखते कहते ये मशीन तो पुरानी हो गई, लेकिन जिसे इसने बिठाया था वो अब होम की उम्मीद है। और मैं हर बार कहती नहीं अब्बा ये मशीन नहीं, मेरी पहली दर्सगाह थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।